नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी निधि शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। ओ बुढ़िया, बेटे के सामने मम्मी जी माँ जी करती हूँ तो गलतफहमी मत पाल लेना कि मैं तुम लोगों की इज्जत करती हूँ। जब तक मेरे बच्चे स्कूल से वापस नहीं आ जाए, आप दोनों में से कोई घर के अंदर कदम नहीं रखेगा, समझी? और आप पापा जी, आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे बार बार आप दोनों को किसी बात के लिए टोकना ना पड़े। और हाँ, अगर आपने ये सब बातें अपने बेटे को बताने की कोशिश भी की तो शायद आप लोगों की हालत और ख़राब हो जाएगी। इतना याद रखिएगा। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए और अपना अपना काम कीजिए। थोड़ी देर में मेरे बच्चे आ जाएंगे। उससे पहले खाना पीना सब तैयार हो जाना चाहिए। और पापा जी, आप यहीं रहिए। बस से उतरते ही उनका बैग ले लेना। मेरे बच्चे इतना भारी बैग क्यों उठाएंगे? जब आप लोगों को हम पाल रहे हैं तो आप इतना मेरे बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं। अब जाइए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जीना हराम करके रखा है इन बूढ़े बुढ़िया ने। अंकिता अपने सास ससुर से बात कर रही थी। इतनी देर में अंकिता की माँ दयवंती जी का फ़ोन आया और वो फ़ोन लेकर वहाँ से दूर हट गई और बोली, अरे मम्मी, अब इससे बुरा और मेरे साथ क्या ही होगा। मैंने सोचा था मनीष, देवर की शादी होगी, नई देवरानी आएगी तो मुझे अपने सास ससुर से छुट्टी मिलेगी। इतने साल तक सब मज़े से रह रहे थे ना, फिर पिछले साल यहाँ क्यों आ गए? कितने सपने सजाई थी कि देवरानी के आने के बाद ये लोग उसके साथ रहने चले जाएंगे, पर हुआ क्या? ये लोग तो बीमारी की तरह मेरे घर में डेरा जमाए बैठे हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। अंकिता अपनी माँ दयवंती जी से फ़ोन पर कहती है। दयवंती जी बोली, क्यों, अब क्या कर दिया तुम्हारे सास ससुर ने जो इतनी चिढ़ी हुई हो? अंकिता बोली, अब देख लो, मनीष अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और मेरे सास ससुर अपना घर किराए पर चढ़ाकर हमारे घर पर डेरा डाल दिए। मानो सास ससुर न हो, कोई वायरस हो जो चिपक गए हैं। दयवंती जी बोली, अच्छा, अपना पुराना घर उन्होंने किराए पर लगा दिया, और वो किराया किसको देते हैं? अंकिता एक पल को रुकी और बोली, हाँ, उस किराए का 2/3 पैसा हमें ही देते हैं, पर घर में काम कितना बढ़ गया है। और ये सोचिए कि मेरे घर में जगह भी तो घिर गई, एक कमरा तो कम हो गया ना। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही। हर वक्त हम उनकी निगाहों के सामने रहते हैं, एक डर सा बना रहता है। कुछ भी गलती हो जाए तो लंबा चौड़ा लेक्चर सुनो, और क्या काम है? दयवंती जी बोली, पर बेटा, ये भी तो देखो, उनके रहने से तुम बच्चों से फ्री तो हो गई हो। घर के काम भी वह बुढ़िया कर ही देती है। अरे इतने फ्री नौकर आज की दुनिया में कहाँ मिलते हैं? रूखा सूखा दे दो और अपने साथ रखो। अंकिता गुस्से में बोली, अच्छा, फ्री हुई हूँ, बच्चे भी अब उनकी ही बातें सुनते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं। बच्चों को भी क्या मालूम कि वो ऐसी बीमारी है जो हमारी ज़िंदगी को खाते जा रहे हैं। पता नहीं इस मर्ज का कोई इलाज भी है कि नहीं। तभी अंकिता का 9 वर्षीय बेटा आयुष हैरानी से बोला, बीमारी? कहाँ है बीमारी? किसको हो गई है बीमारी? कहीं ये कोरोना वायरस फिर से तो नहीं आ गया? मम्मी, क्या आपने उसे देखा है? अंकिता धीरे से फुसफुसाकर अपनी माँ को कुछ बोली और फ़ोन रख दी। फिर अपने बेटे को समझाई, अरे आयुष बेटा, कुछ बीमारी आँखों से कहाँ दिखती है,
वो तो बस ऐसे चिपक जाती है कि जल्दी जाने का नाम नहीं लेती है। जैसे तुम्हारे। अभी अंकिता कुछ कहती उससे पहले उसके सास ससुर मनोरमा जी और किशोर बाबूजी रसोई में प्रवेश किए। मनोरमा जी बोली, बहू, बच्चों को ऐसे डराते नहीं हैं। और आयुष बेटा, कोई बीमारी ऐसी नहीं होती जिसका कोई इलाज नहीं होता, और जहाँ हम सब एक साथ हो वहाँ बीमारी कैसे आ सकती है। चलो जाओ, तुम बाहर खेलो। बहू, रसोई का सारा सामान मिल गया है। कहते हुए मनोरमा जी ने सारा सामान टेबल पर रखा और हाथ धोने लगी। अंकिता ठंडी सांस भरते हुए बुदबुदाई, अच्छा हुआ मैंने इनका नाम नहीं लिया था। मम्मी जी, बच्चों को कैसे पाला जाता है मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल इतनी नई नई बीमारी आ रही है कि दिमाग का दही हो गया है। अब हर समय बीमारियों की ही बात दिमाग में चलती रहती है, तो बस ऐसे ही मुंह से निकल जाता है। मैं और गौतम तो चाय पी लिए हैं। आपको और पापा जी को चाय पीना है तो बना लीजिए, और हाँ, बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर आकर दे दूँगी। आपके बेटे को तो लगना चाहिए ना कि मैं आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। चलिए बनाइए चाय। मनोरमा जी बोली, गौतम घर में है? मुझे लगा वो ऑफिस गया होगा। मनोरमा जी के पति किशोर बाबू बोले, क्या गौतम घर में है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? गौतम बेटा, बेटा गौतम, पुकारते हुए किशोर बाबू गौतम के रूम में चले गए। पिता को देखते ही गौतम बोला, पापा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द था तो सोचा आज घर से ही काम कर लेता हूँ। अभी अभी चाय बनवा कर पिया हूँ, अभी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं सो रहा था और आप लोग बाज़ार चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। अंकिता आप लोगों को कितनी बार मना कर चुकी है, फिर आप लोग अंकिता की बात क्यों नहीं मानते हैं? कितनी बार आप लोगों से कहा है, फिर से कोरोना दूसरे शहर में आ रहा है, और वैसे भी कोरोना 60 वर्ष से ऊपर लोगों को ज़्यादा ही खतरा होता है, और मौसम भी ठीक नहीं है, तो आप लोग रिस्क क्यों लेते हैं? आराम से घर पर रहिए, कुछ हो जाएगा तो। मनोरमा जी और किशोर बाबू एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि अंकिता ने कब मना किया, बल्कि आए दिन वो ही तो हमें सामान की लिस्ट पकड़ा देती है। खुद तो घर से निकलती ही नहीं, बस इतना कहती है कि सुबह मास्क लगा कर जाया कीजिए। मनोरमा जी धीरे से किशोर बाबू को बोली, बहू गौतम के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए कही होगी। खैर छोड़िए, वैसे भी आजकल की बहुएं सास ससुर को बीमारी ही समझती है, और अगर हमने इसके सामने कुछ कहा तो उसका बदला वह हमसे गिन गिन कर लेगी, तो रहने ही दीजिए। किशोर बाबू ने बात बदली और बोले, अरे बेटा, हमें कुछ नहीं होगा, हमने शुद्ध चीज़ खाया पिया है, और हमें अगर कुछ हो भी गया तो क्या, सब काम जिम्मेदारियां हमने पूरी कर ली, अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है। कहते कहते वो मुस्कुरा दिए। गौतम बोला, कैसी बात करते हैं पापा, माता पिता हर मर्ज की दुआ होते हैं, और मैं नहीं चाहता आप लोगों को कुछ हो जाए। कल से आप दोनों बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, और मेरा भी तो काम ऑनलाइन होता है, तो घर से ही ऑर्डर कर दिया करेंगे। बस मैं बोल दिया, कल से आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। दोनों दंपति अपनी परवरिश पर गर्व महसूस कर रहे थे। वहीं पास में खड़ी अंकिता गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अचानक से गौतम बोला, अंकिता, एक और चाय बनाओ ना, मेरे लिए भी, मैं भी मम्मी पापा के साथ फिर से चाय पी लूँगा। चलिए आप दोनों भी कपड़े बदल लीजिए और कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दीजिएगा, धूल मत धोइएगा। मैं और अंकिता
आखिर में मशीन चला देंगे। अंकिता चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए बोली, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, और सबसे आंखें चुराते हुए किचन की ओर चली गई, जहाँ पहले ही मनोरमा जी ने चाय बना कर रख दी थी। अगले दिन किशोर बाबू ने देखा गौतम को हल्के बुखार के साथ खांसी भी हो रही थी। उन्होंने तुरंत फैमिली डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा, किशोर बाबू घबराइए नहीं, ये कोरोना नहीं, फिर भी ख्याल रखिए। अब बच्चा बीमार हो तो माँ बाप को चैन कहाँ मिले, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, उसकी तीमारदारी में वो जुट ही जाते हैं। गौतम के मना करने के बाद भी किशोर बाबू बाजार गए, उसकी दवाई लेकर आए, और इधर मनोरमा जी उसे काढ़ा बनाकर पिलाने लगी और अंकिता से बोली, बहू थोड़ा इसके सिर पर बाम भी लगा दिया करो, इससे राहत मिलेगी। अंकिता बोली, मम्मी जी मैं नेहा से बाम भेजती हूँ, आप ही लगा दीजिए। वैसे भी पूरे दिन आप लोग बिस्तर ही तो तोड़ते हैं, कम से कम अपने बेटे की तो सेवा कर ही सकते हैं ना। मैं बच्चों को खाना देने जा रही हूँ, कहते हुए अंकिता वहाँ से चली गई। गौतम महसूस कर रहा था कि कुछ दिनों से अंकिता कोई न कोई बहाना करके उसे दूर रहने की कोशिश कर रही है और बच्चों को भी अपने पापा के पास नहीं आने देती। मम्मी पापा से ही उसके सारे काम करवा लेती, यहाँ तक कि बच्चों को सुलाते सुलाते उनके कमरे में ही सो जाती थी। आखिर बात क्या थी? रात में अगर कभी गौतम खांसते खांसते उठकर बैठ जाते तो मनोरमा जी उसे गर्म पानी पिलाती, माथा सहलाती, तो गौतम पूछता, मम्मी आप यहाँ, अंकिता कहाँ है? क्या फिर वो बच्चों को सुलाते हुए उनके कमरे में ही सो गई? मनोरमा जी बोली, बेटा मैं हूँ ना, बहू को इतना काम होता है, थक जाती है बेचारी, हो सकता है उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही होगी, तुम फिक्र मत करो। गौतम बोला, माँ कहना तो नहीं चाहता था, पर मैं खूब समझ रहा हूँ। कुछ दिनों से जब से मैं घर में रह रहा हूँ तो अंकिता की हर एक हरकत पर मेरी नज़र रहती है। घर में रहकर उसकी असलियत अब मेरे सामने आ रही है। सोच रहा हूँ जब मैं घर पर नहीं रहता हूँ तब आप लोगों के साथ कैसा सलूक होता होगा। मुझे अब समझ में आ रहा है, आखिर आप लोगों के आने के बाद उसने मेड को क्यों हटा दिया। यहाँ तक कि बच्चों को भी बस स्टॉप तक लाने और छोड़ने का काम आप पर और पापा पर डाल दिया। घर का बर्तन, झाड़ू, सब काम आपको थमा दिया। जब आप यहाँ रहने आई थी कितनी सुंदर थी, आपका चेहरा दमक रहा था, अब देखो कैसा मुरझाया सा लगता है। बेटे की बात सुनकर मनोरमा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, पर उन्होंने अपने मुंह को सील लिया। मनोरमा जी एक पल को ठिठक गई, फिर बात को संभाली। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, उसने कुछ नहीं कहा था, हमने खुद ही सोचा कि अब हम घर में रहते हैं तो थोड़ी मदद हो जाएगी, यही सोचकर हम खुद ही घर का काम कर लेते हैं। वैसे भी शरीर को थोड़ा चलाना चाहिए, वरना बैठे बैठे जंग लग जाएगी। और बेटा, बुढ़ापे का शरीर बीमारी से कम नहीं होता है, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। गौतम बोला, नहीं माँ, आपको जो कुछ करना है कीजिए, पर घर के बर्तन, झाड़ू पोछा और बाजार का काम आप लोग नहीं करेंगे। क्या आपकी जगह अगर अंकिता के माता पिता होते तो उनसे वो ये सब काम करवाती? फिर अपने माता पिता के लिए इतनी इज्जत, और मेरे माता पिता को वो कहीं बीमारी तो नहीं समझती है। मुझे सर्दी खांसी क्या हुई, उसने मुझे, मेरे बच्चों को और खुद को अलग कर दिया। क्या रिश्ते बीमारी जैसे होते हैं माँ? मनोरमा जी गौतम के सर पर हाथ रखकर बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, माँ बाप मर्ज नहीं, दुआ होते हैं। जिस दिन बहू को इस रिश्ते की समझ हो जाएगी उस दिन उसकी आंखों पर से पर्दा हट जाएगा। तुम आराम करो, ये सब मत सोचो। गौतम के सर सहलाते सहलाते मनोरमा जी भी थोड़ी देर अपनी पीठ सीधी करने लगी और वहीं सो गई।
दीवार से कान लगाए अंकिता माँ बेटे दोनों की बातें सुन रही थी। वो तुरंत जाकर अपने कमरे में चुपके से अपनी पुरानी काम वाली रेनू को फ़ोन की और बोली, देख रेनू, तेरे बिना काम नहीं हो पाएगा। तुम 6 बजे किचन के पिछले दरवाजे से आकर बर्तन और घर का सफाई कर जाया करना, और जो पिछले महीने 500 रुपये एडवांस दिया था उसे भी रख लो, लौटाने की ज़रूरत नहीं है। पर हम दोनों के बीच जो बात हुई थी वो घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रेनू भी मान गई। अब सबके जागने से पहले रेनू रसोई और साफ करने का काम निपटाकर पिछले दरवाजे से निकल जाती। 3-4 दिन बाद गौतम भी ठीक हो गया था। 8 बजे सोकर उठा तो किचन साफ सुथरा देखकर वो अंकिता को मन ही मन सराहना किया। चलो बिना कहे वो उसकी माँ की तकलीफ तो समझी। थोड़ी देर बाद अंकिता सबके लिए चाय लेकर आई तो मनोरमा जी बोली, वाह बहू, आज तो तुमने सफाई के सारे काम अकेले ही निपटा लिए और सुबह सुबह नहा धो भी ली। जी मम्मी जी, अब नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सोची देर से शुरू करती हूँ तो सारा दिन रसोई और सफाई में ही निकल जाता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी उठकर रसोई का सारा काम निपटा ली। दुनिया में इतनी ही बीमारी होती जा रही है ना, जाने किसका नंबर कब आ जाए। सोचिए, गरीब मजदूर बेचारे भूखे प्यासे कैसे काम करते होंगे। ऊपर से सर्दी में बारिश हो जाती है, तब तो और उन्हें परेशानी होती होगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ अब रेनू को वापस काम पर बुला लेती हूँ। आप क्या कहती हैं? मनोरमा जी बोली, बिल्कुल सही फैसला लिया बहू। चलो खाना बनाने में मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, जल्दी काम निपट जाएगा। इतना कहकर मनोरमा जी खाली कप बर्तन उठाकर किचन में चली गई। रसोई का काम तो पहले ही रेनू करके जा चुकी थी, तो रसोई को साफ सुथरा देख मनोरमा जी बोली, अरे वाह अंकिता, तुमने तो बर्तन भी रख लिए, रसोई कितनी साफ है। अंकिता झट से बोली, मम्मी जी आप जाइए और अपने बेटे के साथ बैठिए, मैं बाकी का काम कर लूँगी। हाँ, सब्जी भले काट दीजिए, मैं सब्जी धोकर डाइनिंग टेबल पर ले आती हूँ। तभी दयवंती जी का फ़ोन आया और अंकिता फ़ोन पर बातें करते हुए काम करने लगी। मनोरमा जी रसोई से निकली ही थी कि अंकिता बड़बड़ाने लगी, अरे मम्मी क्या बताऊं, अभी अभी किचन से उनको बाहर की हूँ। किचन में रहेगी तो कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करती रहेगी। बहू बोला था ना, अच्छे से आलू को भुनो तभी पराठे टेस्टी बनेंगे। गैस खुली मत छोड़ो, जो बर्तन इस्तेमाल करना है उसे पहले अपने सामने रखो। काम हो गया तो नल बंद कर देना। पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है, और सामान इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस अपनी जगह पर रखो तो किचन साफ सुथरा रहता है, वगैरह वगैरह। जी जल उठता है मेरा। अपने घर में भी मैं अपने तरीके से रह नहीं सकती। ये लोग वो बीमार हैं जो जाकर भी नहीं जाते। जल्दी जल्दी काम कर लूँ, फिर सफाई कर दूँगी, क्योंकि इन वायरसों के रहते हुए मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद है। अंकिता को पता नहीं चला, पर उसने ये सब कहना तभी शुरू कर दिया था जब मनोरमा जी रसोई से पूरी तरह गई भी नहीं थी। उसके बाद तो मनोरमा जी का पैर वहीं चौखट पर ही अटक गया था और उन्होंने अंकिता की सारी बात सुन ली थी। उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सबके साथ बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर अंकिता का ध्यान काम में कम, अपनी माँ से बतियाने में ज़्यादा था। तो जीरे मिर्च का तड़का जल गया, वो खांसने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ऐसी गंध पूरे घर में फैल गई। तभी वो फ़ोन बंद करके छींकते खांसते रसोई से बाहर निकली। गौतम बोला, अंकिता आखिर तुम रसोई में कर क्या रही थी? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अच्छा, तो तुम अपनी माँ से बातें कर रही थी। अरे गैस बंद की हो कि नहीं? इतना कहकर गौतम ने पहले रसोई की सारी खिड़कियों को खोला, दरवाजे खोले, फिर फैन ऑन किया ताकि वो गंध खत्म हो। कुछ देर में सबने राहत की सांस ली, पर अंकिता की खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोरमा जी ने उसे पानी देकर बैठाया और किचन संभाला। शायद यही तो चाहती थी अंकिता, इसीलिए लगे हाथ खांसी और छींक का कुछ ज़्यादा ही नाटक भी कर लिया था।
थोड़ी देर बाद मनोरमा जी रसोई में लगी और सारा नाश्ता तैयार किया। यहाँ अंकिता सबके साथ टेबल पर बैठ गई। वहीं उसे नाश्ता भी मिल गया। दोनों बच्चे खाने लगे और बोले, मम्मी देखो दादी ने कितना टेस्टी पराठा बनाया है, मैं एक और खाऊंगा। अंकिता को भी ताज़ी धनिया और आंवले की चटनी के साथ गर्मा गर्म पराठे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर भी उसका दिल अंदर से कूढ़ रहा था, जुबान से कुछ नहीं निकला। अपितु वो खांसने का बहाना करके वहाँ से चली गई। रोज़ अंकिता खांसी सर्दी का बहाना लेकर कमरे में ही बैठी रहती थी और सारा काम मनोरमा जी से करवाती थी। उसे पता था कि मनोरमा जी की आदत है खुद से काम करने की और रेनू को काम नहीं करने देगी। तो उसने रेनू को कहा कि तुम बस झाड़ू पोछा करो, जब ये चली जाएंगी तब ज़्यादा पैसा देकर मैं सारे काम करवाऊंगी। धीरे धीरे अंकिता ने महसूस किया कि उसकी खांसी और सर्दी जा नहीं रही है, यहाँ तक कि उसकी सांस फूलने लगती है। हल्का सर दर्द और बदन में हरारत भी रहती है। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं सच में उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। गौतम ने उसे डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा, ये नया वायरस है, इसमें थोड़ी सी हिदायत बरतनी होगी। इधर किशोर बाबू और मनोरमा जी ने सारा घर संभाल लिया। गौतम बाजार से सामान ले आता था। बच्चे दादा दादी के साथ रहते रहते जिम्मेदार हो गए थे। वक्त मिलने पर गौतम माँ की मदद कर देता। इस तरह से माँ बेटे को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाता। ये सब देखकर अंकिता अंदर से आग बबूला हो जाती थी। एक रोज़ मनोरमा जी अंकिता के सारे कपड़े धोकर समेटकर उसके कमरे में रखने आई और अंकिता को चाय देते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू तुम चिंता मत करो, हम सब मिलजुल कर तुम्हारे घर को संभाल लेंगे। माँ बाप कोई बीमारी नहीं होते, बल्कि दुआ होते हैं, जिनके सामने दुनिया की कोई भी बीमारी टिक नहीं पाती है। ये बात तुम आज नहीं समझोगी, जब मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह पर तुम्हारे बच्चे होंगे। अंकिता की आंखें शर्म से झुक गई थी। वह समझ गई उस दिन की सारी बातें मनोरमा जी ने सुन ली थी। मनोरमा जी ने हंसकर बोली, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, चलो अब एक बार थर्मामीटर लगाकर देख लो। जैसे ही थर्मामीटर निकालकर अंकिता ने देखा, वो हैरान थी। बुखार कम हो गया। मनोरमा जी की स्नेहपूरित निश्चल सेवा से अंकिता की आंखें भर आई। अचानक से अंकिता रोने लगी और बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। जब गौतम को बुखार आया था, मैं उनके पास जाने से कतराती थी, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी उनके पास नहीं जाने देती थी। मैं तो इस घर में पराई हूँ, फिर भी आप सबने मेरे साथ कभी भेदभाव नहीं किया। मैं मूर्ख जो अपने सास ससुर को संक्रमण समझती रही, पर असल संक्रमण तो मेरे दिलो दिमाग में था, जिसका इलाज बाहरी संक्रमणों से पहले करना ज़रूरी है। कहते कहते वो मनोरमा जी के पैरों में पकड़कर रोने लगी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो बस इतना ही कह रही थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको और पापा जी को बीमारी समझती थी, पर असल में मैं खुद में ही एक बीमारी लिए घूम रही थी, जिसे आपके प्यार ने मार डाला। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। गौतम जब दवाई लेकर अंदर आ रहा था तो उसने अपनी माँ और पत्नी की बातें सुना तो दरवाजे पर ही उसके पांव रुक गए। थोड़ी देर बाद मुस्कुरा कर अंदर आया और बोला, तुम तो बड़ी तेज निकली, अपनी सास के साथ साथ मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया। गौतम ने कभी अंकिता को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसने उसकी माँ की हुई बातें को सुन लिया था, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी कड़वे घूंट पीकर भी संवारा जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें। धन्यवाद।